उमेशपाल हत्याकांड को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई कहानियां, नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब हत्याकांड की साजिश का एक और नया एंगल सामने आया है। उमेशपाल हत्याकांड से पहले हवाला कांड को अंजाम दिया गया था। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और हवाला कांड के पुख्ता सबूत न्यूज 18 के पास हैं। तो हवाला के जरिए करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेडी डॉन और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन तक पहुंचा था, जिसके बाद उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें 13 जनवरी 2023 को ये रुपए शाइस्ता को मिले थे। हवाला के रुपए पहुंचाने के लिए एक पूरा सिंडिकेट डेवलप किया गया था। अतीक का वकील हरीफ हवाला ऑपरेटर के रुपए लेकर अतीक के करीबी नौकर को दिया करता था। नौकर इन रुपयों को शाइस्ता तक पहुंचाता था। ये पूरा सिंडिकेट का पर्दाफाश हो चुका है। कैसे हवाला के तमाम पैसों को अब हिसाब किताब करती थी शाइस्ता परवीन, शूटर्स तक पहुंचाती थी। तमाम ऐसे बड़े खुलासे हैं जो न्यूज 18 के सामने सबूतों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें, प्रमुख तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। ये बड़े सबूत हैं हवाला कारोबार के। प्रयागराज पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसका सारा आर्थिक साम्राज्य संभाल रही थी। शाइस्ता परवीन ही हवाला के जरिए पैसे लेती थी और अपने पूरे गैंग को बांटती थी। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज उमेशपाल हत्याकांड मामले में क्या नया अपडेट आया है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बागपत पहुंची साथ भी इसी बीच एक ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। हत्याकांड से पहले हवाला की साजिश का खुलासा हुआ और हवाला के जरिए शाइस्ता को लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए थे और ये रुपए शूटर्स तक पहुंचाती थी शाइस्ता। तो ये तमाम वो बड़े अपडेट जो आज सामने आए हैं। शाइस्ता ने शूटर्स को रुपए बांटे थे, ये भी एक बड़ा अपडेट। न्यायिक आयोग की टीम झांसी पहुंची है, ये भी एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर साइट पर आयोग ने जायजा लिया, ये भी एक बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कैसे हवाला कारोबार होता था। हवाला के पैसे को लेखा जोखा जो था, तमाम जो डेटा थे वो शाइस्ता परवीन संभाला करती थी और हत्याकांड से पहले कैसे पैसे पहुंचाए गए थे शूटर्स तक, इसके बारे में भी जानकारी सामने आ चुकी है। न्यूज 18 के पास इसके एक्सक्लूसिव सबूत हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने अतीक अहमद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया है अतीक अहमद को लेकर, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। तो अतीक का आतंकवादी कनेक्शन अतीक से है। अतीक की फैमिली शाइस्ता वगैरह सब निकलेंगे, चिंता ना करिए। ये 2012 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2023 का हिंदुस्तान है। उत्तर प्रदेश है, योगी का है, योगी बाबा का प्रदेश है ना। सबका हिसाब किताब हो रहा है, चिंता ना करिए। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अमेरिका जैसी घटना देखने को मिली है, जहां पर एक युवक ने एक स्कूल में घुसकर रिवॉल्वर के दम पर 7वीं कक्षा के बच्चों को बंधक बना लिया। रिवॉल्वर के अलावा अपने साथ पेट्रोल बम लिए वो युवक पूरी क्लास में जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आया। हालांकि एक सिपाही की बहादुरी के चलते इस युवक को बिना कोई नुकसान पहुंचाए दबोच लिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। ये घटना ओल्ड मालदा इलाके में हुई है और बुधवार सुबह मुचिया आंचल चंद्रमोहन उच्च विद्यालय में एक अज्ञात शख्स अचानक अंदर घुस गया। वो शख्स सीधा कक्षा 7 में गया, स्टूडेंट्स को बंधक बनाया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो शख्स बच्चों और शिक्षक पर चिल्ला रहा था। उसने बच्चों और शिक्षक को गोली मारने की भी धमकी दी, जिससे दहशत फैल गई। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की है। रिवॉल्वर लेकर स्कूल पहुंच गया युवक और उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने। तो पश्चिम बंगाल के मालदा की ये खबर, अमेरिका जैसा ये मामला हाल ही में एक और हमने देखा था कि अमेरिका में भी इसी तरह से एक छात्र की ओर से हरकत की गई थी। रिवॉल्वर लेकर स्कूल पहुंचा और युवक ने बच्चों को बंधक बना लिया,
शिक्षक में भी दहशत फैलाने की कोशिश की। देखिए बच्चे किस तरह से निकलते नजर आए, दहशत जैसे ही फैली और उसके बाद सब इधर उधर भागने लगे। युवक की हालांकि पिटाई की गई बाद में। ये तीनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। पश्चिम बंगाल में किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो आप देखिए। तो देख रहे हैं आप दहशत फैलाने की सीधे तौर पर कोशिश, और जो बच्चे बैठे हुए थे डरे सहमे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में बच्चे किस तरह से डर जाते हैं जैसे ये शख्स पहुंचता है। बच्चों को बंधक बनाने की बात इसकी ओर से कही जाती है और उसके बाद स्कूल में दहशत। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्चों को बाहर निकाला गया। जैसे तैसे इस युवक को पकड़ा गया, सिपाही ने पकड़ा और इसकी पिटाई की है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो गोली चलाने की भी इसने धमकी दी, कई ऐसी बातें कही जिसकी वजह से बच्चों में डर का माहौल बन गया और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के चुनाव कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र में कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर रैली की और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा भी। सीएम ने कहा पीएफआई को बीजेपी सरकार बैन करती है तो वहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। योगी ने यह भी कहा कि पहले 5 वर्ष योजनाएं चलती रही, एक प्रोजेक्ट बना था, एक पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था और तीसरी क्रियान्वयन होता था और चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरुआत के साथ ही वो प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो पाता था। सीएम योगी ने यूपी के कानून व्यवस्था की नजीर देते हुए कहा कि अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक की जमीन से सीएम योगी ने कौन सी बड़ी बातें कही। पहला ये कि बीजेपी सरकार ने पीएफआई को बैन किया, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है ये भी कहा, और तुष्टीकरण में नहीं सशक्तिकरण में विश्वास करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने लास्ट में ये कहा कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं शहर की सरकार की। यूपी निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का अभियान लगातार जारी रहेगा। 13 दिनों में 65 रैलियां, 65 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल 3 जिलों में रैली करने वाले हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में कल रैली रहेगी। अगले 13 दिनों में 65 रैलियां करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रचार में जोरों शोरों से जुट चुकी है और खुद इसकी कमान संभाली हुई है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिनों में 65 रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री।
निकाय चुनाव के चुनावी अभियानों की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 13 दिनों के भीतर 65 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। उनकी जनसभाएं पूर्वांचल, पश्चिमांचल और इसके अलावा अवध और बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में कराई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के एजेंडे और सुशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर निकाय चुनाव के चुनावी अभियानों में जुटी है और बीजेपी की कोशिश है कि निकाय चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करा के जीता जा सके। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पहले चरण की अगर बात कर ले, कई पदों पर निर्विरोध जीत। राज्य चुनाव आयुक्त ने ये जानकारी दी। कुछ 86 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। झांसी में 1 नगर पालिका अध्यक्ष निर्विरोध जीते। आगरा में 11 पार्षद भी निर्विरोध जीते। नगर पंचायतों में 37 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शहर की सरकार को लेकर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पहले चरण की अगर बात करें नगर निकाय चुनाव की, तो कई पदों पर निर्विरोध जीत हो चुकी है। राज्य चुनाव आयुक्त ने ये जानकारी दी है। कुछ 86 पद हैं, उन पर निर्विरोध निर्वाचन। और झांसी की अगर बात करें तो वहां पर 1 नगर पालिका अध्यक्ष निर्विरोध जीते हैं। आगरा में 11 पार्षद भी निर्विरोध जीत चुके हैं। नगर पंचायतों में 37 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो अब तक 86 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। झांसी की अगर बात कर लें तो झांसी में भी एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा था। नगर पंचायत में 37 सदस्य निर्वाचित। ग्राफिक्स के माध्यम से करके हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कौन कौन कहां से निर्विरोध जीता है। तो देखिए, आगरा की बात कर लें 9 पदों पर जीत हुई है। सहारनपुर की बात कर लें 2 पदों पर जीत हुई है। इसके साथ ही अगर गोंडा की बात करें तो 2 पदों पर जीत हुई है। मैनपुरी की बात करें 2 पदों पर जीत हुई है। मैनपुरी में भी। प्रयागराज की बात करें 2 पदों पर जीत हुई है और 13 पदों पर जीत हुई है झांसी में। मोहम्मद हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहम्मद, क्या जानकारी? कई जगहों पर निर्विरोध जीत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहले चरण में नामांकन और तमाम जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा कर लिया गया है। पूरे राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जगहों पर नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के नाम वापसी और तमाम जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा कर लिया है। इनमें कई जगहों पर या तो प्रत्याशियों ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया या कहीं पर प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया या दूसरी कोई टेक्निकल वजह रही, जहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा और उसको निर्विरोध जो है वो जीत घोषित की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने डिटेल जारी की है। अलग अलग जगहों पर टोटल 86 ऐसे पद हैं जिनको निर्विरोध घोषित किया गया है, जिनमें 11 पार्षद हैं। पहले चरण के उस निर्वाचन में 1 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के अध्यक्ष भी निर्विरोध जीते हैं। आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 नगर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीता है, 11 पार्षद निर्विरोध जीते हैं। इसके साथ ही साथ आगरा, मथुरा, गोरखपुर, मुरादाबाद जैसे निगमों में 2-2 पार्षद निर्विरोध जीते हैं। झांसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर में 1-1 पार्षद जीता है। इसी तरीके से नगर पंचायत में भी 37 जो सदस्य हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनमें 13 आगरा से हैं, 10 महाराजगंज से हैं, 3 गोंडा से हैं और इसके साथ ही कुशीनगर से 1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। प्रयागराज, फतेहपुर, मैनपुरी से 2-2 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो झांसी में 1 नगर पालिका अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही 36 नगर पालिका परिषद के सदस्य भी जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनमें 9 आगरा से हैं, रामपुर और शामली से 4-4 हैं। इसके अलावा सहारनपुर से 3 हैं, गोंडा, झांसी, मथुरा और लखीमपुर से 2-2 हैं। ये डिटेल जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है। अब सीधे तौर पर बची हुई जो सीटें हैं उन पर चुनाव जो है वो 4 मई को होगा। 4 मई को जो बची हुई सीटें हैं वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।